अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ डॉक्टर ज़ुबैदा काजी। आज हम पिक पाकिस्तान फाउंडेशन के फ़ोरम से एक बार फिर ब्रेस्ट कैंसर के हवाले से मालूमात लेकर आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। ब्रेस्ट कैंसर, जिसको आम फहम ज़बान में छाती का सरतान कहा जाता है, दुनिया भर बल्कि पाकिस्तान में देखा जाए तो ख़वातीन में पाया जाने वाला सबसे आम कैंसर है। लेकिन इसके हवाले से तसल्ली बख्श बात यह है कि इसकी बढ़ती हुई तादाद और शरह अमवात पर बखूबी काबू पाया जा सकता है, और जिसका वाहिद और मौसर हल ये है कि इसकी बरवक्त तशख़ीस की जाए, अर्ली डिटेक्शन, जो कि पिंक पाकिस्तान फाउंडेशन का मोटो भी है। आपको शायद ये बात मालूम हो या ना हो कि अगर ब्रेस्ट कैंसर की बरवक्त तशख़ीस कर दी जाए तो हम 98% ख़वातीन को इस मोहलिक बीमारी से बचा सकते हैं और उनका भरपूर तरीके से इलाज भी कर सकते हैं। आज इस नुक्ता नज़र पर बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर सदफ़ नासिर। डॉक्टर सदफ़ नासिर एक रेनाउंड रेडियोलॉजिस्ट हैं, हमारे पिंक पाकिस्तान फाउंडेशन का बहुत अहम हिस्सा हैं और वुमेन इमेजिंग सदफ़ नासिर की स्पेशलिटी में शामिल है। वेलकम डॉक्टर सदफ़ टू आवर फोरम। हाउ आर यू? आई एम फाइन अल्हम्दुलिल्लाह। डॉक्टर सदफ़, आप ये बताइए कि एक आम ज़बान में हम बताना चाहते हैं अपनी घरेलू ख़वातीन को कि वो घर में रहते हुए वो जिसके अंदर अवेयरनेस की बड़ी कमी है, वो अपने छाती में होने वाली चेंजेस को किस तरह महसूस कर सकती है और उसका मुआयना किस तरह कर सकती है? सबसे पहले तो ये बात लोगों को जहन में रखनी चाहिए कि ब्रेस्ट कैंसर की अलामात हो क्या कर सकती हैं। एक तो ये होता है किसी भी किस्म की कोई गिल्टी फील हो ब्रेस्ट के अंदर, कोई लम्प जिसे हम कहते हैं, या फिर कोई भी किसी भी किस्म की गिल्टी वो महसूस करें। दूसरे नंबर पर ये होता है कि निपल से कोई डिस्चार्ज हो रहा है, चाहे वो सफ़ेद रंग का हो या फिर उसमें सुकून आ रहा हो। अच्छा, लाइक अगर लैक्टेट मतलब दूध पिलाने वाली औरत है, उसको ये होता है कि दूध ही आ रहा होगा। उसके अलावा अगर बिल्कुल सफ़ेद पानी की तरह का आ रहा हो या फिर उसमें महसूस कर रहे हो कि हल्का सा खून आ रहा है, तो ड्यूरिंग लैक्टेशन भी लाइक जो औरतें दूध पिला रही होती हैं उस दौरान भी कैंसर बन जाते हैं। तो लोग अक्सर उस चीज़ को फिर मिस कर देते हैं। तो किसी भी किस्म का कोई अनयूजुअल मतलब नॉर्मल से अलग कोई डिस्चार्ज हो रहा हो, कोई लम्प महसूस हो रहा हो, या तीसरी कोई चीज़ होती है स्किन में कोई चेंजेस आ रही हों, जो आपकी जल्द होती है उसके ऊपर कोई क्रैक्स बन रहे हों, या वो कोई मुरझाई सी किसी एक जगह से हो जाए, या कोई डिम्पल बन जाए, मतलब स्किन जैसे होता है ना अंदर की तरफ खिंच रही है, सही गढ़ा सा, या निप्पल अंदर की तरफ चला गया है, ये सब जो है इसकी अलामात होती हैं जो कि आप देख सकते हैं। इसके अलावा कभी कभार ऐसा होता है कि जो कैंसर का लंप होता है वो अंदर इतना डीप होता है, बहुत अंदर की तरफ होता है, तो वो शायद महसूस बाहर से नहीं हो रहा होता। तो उस कंडीशन के अंदर ये होता है कि आप सेल्फ एग्जामिनेशन करें, मतलब औरत खुद से अपना मुआयना करे। तो सदफ सेल्फ एग्जामिनेशन भी जो है वो फिर एक स्क्रीनिंग का पार्ट हुआ ना, कि हम तशख़ीस की तरफ जा रहे हैं। तो स्क्रीनिंग पे हम कहते रहते हैं स्क्रीनिंग, लेकिन लोगों को मतलब एक आम औरत को ये बताइए कि स्क्रीनिंग होती क्या है और ब्रेस्ट कैंसर में स्क्रीनिंग का क्या रोल है? अच्छा, स्क्रीनिंग जो है, स्क्रीनिंग का टेस्ट किसी भी बीमारी के लिए हो वो उस कंडीशन में किया जाता है जब कोई अलामत नहीं होती। जैसे अभी मैंने काफ़ी सारी अलामात बताई हैं, अगर वो औरत जिसको कोई अलामत है वो हॉस्पिटल जाके अपना टेस्ट करवाती है, वो तो डायग्नोस्टिक टेस्ट होगा उसका। लेकिन वो औरत जिसको किसी भी किस्म की कोई अलामत नहीं है लेकिन वो देखना चाहती है अंदर मेरी कोई बीमारी छुपी हुई तो नहीं है, तो वो टेस्ट स्क्रीनिंग टेस्ट कहलाता है। अब स्क्रीनिंग के लिए एक तो जैसे हमने कहा सेल्फ एग्जामिनेशन, ये भी एक स्क्रीनिंग का ही तरीका है। दूसरे नंबर पर होता है कि आप क्लिनिकल एक डॉक्टर से जाके अपने ब्रेस्ट का एग्जामिनेशन करवाएं। अगर आप हफ्ते में या महीने में एक दफ़ा खुद एग्जामिन कर रहे हैं तो आपको साल में एक दफ़ा, इफ़ यू आर 40 एंड अबव, साल में एक दफ़ा अपने डॉक्टर से भी मुआयना करवाना चाहिए। तो डॉक्टर से मुआयना करने के लिए आपको लगता है कि औरत की उम्र का कोई वो है, डिस्क्रिमिनेशन है कि? हाँ, अगर देखें 40 एंड अबव है क्योंकि रिस्क ज़्यादा होता है आफ्टर 40, तो आप हर साल में एक दफ़ा ज़रूर करवा लें। लेकिन अगर जो 20s और 30s या लाइक 20 से 40 साल के दरमियान की जो ख़वातीन हैं वो अगर 3 साल में एक दफ़ा भी करवा लें तो कोई मसला नहीं है, लेकिन वो अपना खुद से मुआयना करती रहें। ठीक है। और अगर हम स्क्रीनिंग टेस्ट की तरफ आ जाते हैं, अगर मुआयने से हट के, तो सबसे जो इम्पॉर्टेंट या सबसे जो जिसका सबसे ज़्यादा रोल है जिस मोडालिटी का, वो है मेमोग्राफी। सही। मेमोग्राफी जो है एक स्क्रीनिंग भी के लिए भी करते हैं हम और डायग्नोसिस के लिए भी करते हैं। स्क्रीनिंग के लिए जो मेमोग्राफी की जो एज लिमिट है वो है 40 एंड अबव, मतलब बेस लाइन स्टडी जो आपने सबसे पहला टेस्ट करवाना है वो आपने
40 साल की उम्र में करवाना है। यानी वो औरत जिसको कोई अलामत नहीं आ रही है, बिल्कुल, वो स्क्रीनिंग के लिए जाएगी, मैमोग्राफी के लिए ज़रूर जाए। 40 साल की उम्र जब उसकी हो जाती है तो वो ज़रूर जाए। तो ये बात हमारी ख़वातीन को जहन में रखनी चाहिए कि मैमोग्राफी आपने करानी है और स्क्रीनिंग के लिए करानी है, यानी उस मर्ज़ की तशख़ीस के लिए जिसके कोई अलामात आपको नहीं आ रहे, लेकिन 40 साल के बाद वो आपको होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो आप साल में एक दफ़ा अपना स्क्रीनिंग मैमोग्राफी ज़रूर कराएँ। बिल्कुल। और स्क्रीनिंग मैमोग्राफी के फ़ायदे तो बहुत सारे हैं। अब एक औरत जिसको जो है अंदर कोई कैंसर है जो बहुत ही छोटा सा है, अब स्क्रीनिंग उस कैंसर को अगर डिटेक्ट कर लेती है तो प्रोबेबली वो स्टेज 1 होगा, मतलब पहली स्टेज होगी बीमारी की। अब पहली अगर स्टेज बीमारी की होती है तो उसकी सर्जरी भी आसान हो जाती है, उस पेशेंट का पूरा ब्रेस्ट रिमूव नहीं होगा, सिर्फ जहाँ पे कैंसर होगा वो कैंसर वाला हिस्सा निकाल दिया जाएगा। फिर उसकी जो है आगे कीमोथेरेपी, रेडिएशन थेरेपी भी बहुत मिनिमल और लो डोज में होगी। तो उस पेशेंट के मरने के या फिर मज़ीद उस बीमारी की वजह से किसी और बीमारी में पड़ने के चांस बहुत कम हो जाएंगे। सही, मतलब वो फुली रिकवर हो जाएगी, क्वालिटी ऑफ लाइफ बेहतर एज कम्पेयर टू उस पेशेंट के जो स्टेज 3 या स्टेज 4 में हमारे पास पहुंचते हैं। क्योंकि पाकिस्तान के अंदर जो हमारे 70 to 75% पेशेंट्स हैं जब वो हॉस्पिटल आती हैं ब्रेस्ट कैंसर के साथ, दे आर एट स्टेज 3। स्टेज 1 2 इज़ वेरी रेयर, क्योंकि स्क्रीनिंग का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। जब तक कि बहुत बड़ा सा लम्ब बन जाए, बगल तक पहुंच जाए, या हड्डियों में चला जाता है, या लंग्स में चला जाता है, फेफड़ों की तरफ चला जाता है कैंसर, उनको बहुत ज़्यादा सिम्टम्स स्टार्ट हो जाते हैं, तब ख़वातीन आती हैं। सही। क्योंकि एक हमारे माशरे के अंदर ये भी है कि अगर ब्रेस्ट की कोई डिजीज़ होती है तो औरतें जो है उसको छुपाती भी बहुत ज़्यादा हैं। जी। हालांकि ये एक मिथ है, ये भी इसे एक ऑर्गन की तरह तस्वुर किया जाए, और अगर उसमें कोई बीमारी हो रही है तो फ़ौरन अपने डॉक्टर से जाके मशवरा किया जाए। बिल्कुल, ये हमारा फाउंडेशन का, इस फोरम का सबसे अहम मोटो है कि बर वक्त तशख़ीस हो जाए ब्रेस्ट कैंसर की। जैसा कि डॉक्टर सदफ़ ने बताया कि अर्ली स्टेज में, फिर स्टेज 1 स्टेज 2 में ख़वातीन को पता ही नहीं होता कि उन्होंने करना क्या है, जिसके लिए हमने आपको ये बेहतरीन तरीका बताया है कि आप सेल्फ़ एग्ज़ामिनेशन करें और अर्ली स्टेज पर इस मूज़ी मर्ज़ से छुटकारा पा सकें। तो मैमोग्राफी के अलावा आपको जैसे अल्ट्रासाउंड है और दूसरी मोडालिटीज़ हैं, उनके बारे में आप क्या कहेंगे? स्क्रीनिंग में रोल है उनका? उनका रोल बिल्कुल है। अगर कोई पेशेंट है जो 40 ईयर से कम है और उसकी बहुत ही स्ट्रॉन्ग फैमिली हिस्ट्री है ब्रेस्ट कैंसर की, तो उन कंडीशन के अंदर, और पेशेंट्स को सारे कभी कभार एक साइकोलॉजिकल भी होता है ना कि हम जाके अपना एग्जामिनेशन करवा लें, हमें ना हो जाए, किसी की माँ को हो गया तो उस बेटी को भी सारे प्रॉब्लम, एक दिमाग में चीज़ें घूमने लगती हैं, ज़रा सा भी कोई चेंज फील करे या ना भी हो, पेन भी हो रहा हो, तो वो लोग चाहते हैं कि हम जाके इसको स्क्रीन कर लें। तो अक्सर पेशेंट्स आ जाते हैं हमारे पास भी कि हमें स्क्रीनिंग मैमोग्राम करवाना है इन देयर अर्ली 30s या लेट 20s। तो ऐसे पेशेंट्स के लिए बेहतर है कि वो अल्ट्रासाउंड करवा लें। सही। अल्ट्रासाउंड इज़ एन अदर स्क्रीनिंग मोडालिटी जो यंगर पेशेंट्स में यूज़ किया जाता है। दूसरा, अल्ट्रासाउंड का ये भी रोल है, कुछ पेशेंट्स होते हैं कि उनके मैमोग्राम के अंदर पैरेन्काइमा, ऑल्दो इट्स अ क्लिनिकल टर्मिनोलॉजी, आप ये कह सकते हैं कि ब्रेस्ट का टिश्यू हर औरत का एक अलग होता है। किसी के अंदर जो है फैट या चर्बी का मवाद ज़्यादा होता है, उन कंडीशन में तो बहुत अच्छा मैमोग्राम क्लियर नज़र आ जाता है। उसके अंदर कोई गिल्टी भी है या किसी भी किस्म का कैंसर बन रहा है, हम इजीली देख सकते हैं। लेकिन कुछ औरतें होती हैं जिसमें फ़ैट कम होता है, लेकिन बाकी जो ग्लैंडुलर टिश्यू, जो ब्रेस्ट का अपना एक टिश्यू होता है, वो बहुत ज़्यादा मकदार में होता है। उस कंडीशन के अंदर कैंसर के मिस होने के चांसेस होते हैं। सही। तो जब भी हमें लग रहा हो कि इसका जो ब्रेस्ट है उसके अंदर टिश्यू का कंपोनेंट ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू फैट, तो उन कंडीशन में हम कहते हैं कि मैमो के साथ एक अल्ट्रासाउंड भी आप करवा लें एज अ कॉम्प्लीमेंट्री, ताकि अगर हम कोई चीज़ मैमोग्राम पे मिस कर रहे हैं, कोई भी किस्म का छोटा मोटा कैंसर, तो अल्ट्रासाउंड एटलीस्ट उसको पिक कर लें। लेकिन अल्ट्रासाउंड को आप आफ्टर द एज ऑफ 40 फर्स्ट स्टडी नहीं रेकमेंड करता कोई भी, और वर्ल्ड वाइड गाइडलाइंस के अंदर मैमोग्राम इज़ द फर्स्ट मोडालिटी, क्योंकि जो माइक्रो कैल्सिफिक, जो बहुत ही टाइनी चेंजेस होती हैं ना, वो मैमोग्राम पे यू कैन सी, नॉट ऑन अल्ट्रासाउंड। सही, यानी मैमोग्राफी की लिमिटेशन, एग्जैक्टली लिमिटेशंस ये हुई, एक तो एज हो गई, बिल्कुल, क्योंकि ब्रेस्ट का जो है वो ऐसा होता है स्ट्रक्चर कि हर चीज़ मैमो पे पिक नहीं हो पाती है। ठीक है, कंडीशन के अंदर आप अल्ट्रासाउंड करा सकते हैं, इट्स द फर्स्ट मोडालिटी। ठीक है। और इसके अलावा MRI का कोई रोल है? MRI ब्रेस्ट जो होता है उसका कोई रोल है आपके ख्याल से डिटेक्शन में? या MRI का रोल उस कंडीशन में होता है कि अगर एक तो नंबर 1 किसी की बहुत स्ट्रॉन्ग फैमिली हिस्ट्री है और उसको अलॉन्ग विद दैट कोई क्लिनिकल सस्पिशन, जैसे उसको कोई निपल्स डिस्चार्ज हो रहा है या उसे और कोई सिम्टम फील हो रहा है, या तो उस कंडीशन के अंदर वो, जैसे उसने अपना मैमोग्राम भी करवा लिया, उसने अपना अल्ट्रासाउंड भी करवा लिया, अल्ट्रासाउंड एंड मैमोग्राम दोनों नेगेटिव है, मतलब उस पर आपको कोई फाइंडिंग नहीं मिल रही है, लेकिन उस पेशेंट को निपल से ब्लड आ रहा है, ऐसा कोई और सिम्टम आ रहा है, कोई अलामत है,
जो आपको लग रहा है कि इसको अंडरलाइन कैंसर हो सकता है, जो हम मिस कर रहे हैं मैमोग्राम, उन कंडीशन के अंदर, जो कि बहुत रेयर केस होता है, उन कंडीशंस के अंदर वी कैन गो फॉर MRI, MMR कर सकते हैं। ओके, लेकिन नॉट एज अ फर्स्ट लाइन मोडालिटी। सही, फर्स्ट लाइन मोडालिटी हमारी मैमोग्राम ही रहेगी। और दूसरा मैं ये मैमोग्राम का मैं ये बताना चाहूँगी, मतलब अगर आपने 40 ईयर्स पे एक मैमोग्राम करवा लिया है तो उस पर आपने स्टॉप नहीं हो जाना है। फिर आपको बिटवीन 40 to 50 हर 2 साल पे मैमोग्राम करवाना है, एंड आफ्टर द एज ऑफ 50 ईयरली हर साल मैमोग्राम। स्क्रीनिंग के लिए ये रूल है कि 40 साल के बाद आपने करवाना है हर साल, और ये नहीं है कि 1 या 2 दफ़ा कराना है, उसे आपने फिर ज़िंदगी भर कराते रहना है, खुदा ना खास्ता आपको कैंसर की तशखीस हो या ना हो, क्योंकि आपको नहीं पता कि किस स्टेज पर ये डेवलप हो जाए और फिर मिस आउट हो जाए। तो स्क्रीनिंग जो है वो फिर 40 साल के बाद ज़िंदगी भर के लिए 1-2 साल में कराना बहुत ज़रूरी होता है। अच्छा, एक बात सदफ़ मैं ख़ास तौर पे आपसे ये पूछना चाहूँगी कि मैमोग्राफी के हवाले से हमारी ख़वातीन में एक बड़ा क्या कहेंगे उसको, कि ये है इब्हाम पाया जाता है कि भाई नहीं, मैमोग्राफी करा लेंगे तो कहीं फैल जाएगा, और जो है वो अगर लंप है तो वो कहीं बर्स्ट ना हो जाए। इसके बारे में बड़ी अजीब अजीब सी बातें ख़वातीन के जहन में सुनने में आती हैं, तो आप इससे के हवाले से ज़रा बताइएगा कि क्या इस तरह की कोई बात वाकई होती है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता मैमोग्राम से। मैमोग्राफी से जो लोगों को, कुछ लोग जो कंप्लेन करते हैं कि उनको पेन बहुत ज़्यादा होता है, ये भी एक प्रॉब्लम है। लोग आम जेंट्री जो आती है हमारे पास मैमोग्राम के लिए, तो वही सबसे पहला सवाल ये होता है कि डॉक्टर साहब सुना है हमने बहुत ज़्यादा अनबेरेबल पेन होता है, मतलब बर्दाश्त नहीं होता, या अगर उनको कोई सिम्टम हो रहे होते हैं तो हमारा जो कैंसर है ये फट ना जाए। कोई ऐसी कुछ नहीं होता है, क्योंकि जो प्रेशर देते हैं वो हर ब्रेस्ट के हिसाब से डिफरेंट होता है। पेन इज़ टोटली बेरेबल, मतलब बर्दाश्त वाला होता है, हल्का सा होता है, बिल्कुल पेन भी नहीं कह सकते उसको, डिस्कम्फर्ट वाली फीलिंग होती है कि आपका अगर कोई टिश्यू कॉम्प्रेस करेगा आपको थोड़ा बहुत तो डिस्कम्फर्ट होगा ना। और तीसरी चीज़ ये होती है कि लोगों का तीसरा खौफ ये भी होता है कि हमारे अंदर रेडिएशन बहुत सारी चली जाएंगी जी, तो रेडिएशन से भी कैंसर हो जाएगा। तो स्क्रीनिंग लोग इस वजह से भी अक्सर नहीं करवाते हैं। मैमोग्राम के अंदर जो हमारी रेडिएशन की डोज होती है वो इतनी कम होती है, हम एक जो ज़रा सी खांसी पे लोग जाके एक चेस्ट एक्सरे करवा लेते हैं जी, उस चेस्ट एक्सरे की डोज जो है वो 10 गुना ज़्यादा है एक मैमोग्राम की डोज से। ओके, जो कि हम कितना नॉर्मल कराते हैं, एक आम पब्लिक कितना नॉर्मल करा के जी, आप खांसी नज़ले के लिए जाते हैं, उसमें भी तो ब्रेस्ट को एक्सपोजर होता है, और वो वाली डोज इट्स 10 टाइम्स मोर देन द मैमोग्राम। और अब जो लेटेस्ट वर्जन आ रहे हैं मशीन्स के, उसमें तो उससे भी ज़्यादा कम, मिनिमम, वो तो वर्क ही ऑल अराउंड द वर्ल्ड डिस्प्ले हो रहा है कि मिनिमम बेरेबल डोज दी जाए टू द ब्रेस्ट, सही, ताकि कोई हार्म ना हो। तो मतलब इसकी डोज अगर साल में कोई एक दफ़ा कोई औरत मैमोग्राम करवा रही है तो इसकी डोज अगर आप सोचें एक चेस्ट एक्सरे से 10 गुना कम है, तो ये कोई ऐसी डोज नहीं है कि इससे कोई खुदा ना खास्ता कोई कैंसर बन जाएगा। और अगर छोटी मोटी डोज जा भी रही है और थोड़ा सा डिस्कम्फर्ट हो भी रहा है तो मतलब वो इतना ज़्यादा नहीं है जितना मैमोग्राम का फ़ायदा हो रहा है। बिल्कुल, मैं यही ये आपने बड़ी अच्छी बात बताई कि रेडिएशन से लोगों को बहुत ही ज़्यादा खौफ रहता है कि इससे हम कराने जा रहे हैं तो कहीं कैंसर लेकर के ना आ जाएं, तो ये बहुत आपने अच्छा बताया। दूसरा ये कि एक बात ये है कि इसके बारे में कि क्या इसके नुकसान और इसके फ़वाइद को अगर हम कंपेयर करें कि मैमोग्राफी कराने के अगर थोड़े बहुत नुकसान हैं तो उसके मुकाबले में क्या फ़वाइद उतने ज़्यादा हैं? फ़वाइद तो बहुत ज़्यादा हैं, क्योंकि अगर किसी औरत का कैंसर हम स्टेज 1 पे पिक कर लेते हैं, हम उसे डिटेक्ट कर लेते हैं, तो उस औरत की समझें आप हम एक लाइफ बचा रहे हैं। बिल्कुल, लाइफ सेविंग मोडालिटी। अगर आपने इनिशियल स्टेज पे ब्रेस्ट कैंसर को आपने डिटेक्ट कर लिया है तो अगर आपकी जो है लाइफ सेव हो रही है या आपकी ज़िंदगी के कुछ साल बढ़ जाते हैं, आपका 5-year मोर्टेलिटी रेट जिसे हम कहते हैं, आपके 5 साल जिंदा रहने के इतने चांसेस हैं कैंसर होने के बाद, वो बढ़ जाता है, आपके ज़िंदगी के साल बढ़ जाते हैं, तो वो एक छोटे से डिस्कम्फर्ट और थोड़ी बहुत रेडिएशन से तो बहुत बड़ा फ़ायदा है। बिल्कुल, यानी कि हम रिस्क वर्सेस बेनिफिट्स देखें तो मैमोग्राफी के बेनिफिट्स ज़ाहिर है, आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ बढ़ रही है, आपका नंबर ऑफ लाइफ, क्वांटिटी ऑफ लाइफ बढ़ रही है, तो एक इंसान के लिए छोटा मोटा अनकम्फर्ट वाकई उसके मुकाबले में कोई मायने नहीं रखता है। तो मैमोग्राफी के हवाले से मेरा ख्याल है कि काफ़ी हद तक हमारे जो हैं वो जहन में जो बातें थी वो क्लियर हो गई होंगी। अब ये बताइएगा कि मैमोग्राफी करने का तरीका थोड़ा सा लोगों को कि मतलब क्या होता है, अगर एक औरत जा रही है पहली दफ़ा, उसके अंदर एक फोबिया है कि भैया मैं जाऊंगी और मेरे साथ यूँ होगा, तो थोड़ा सा उसके बारे में बताइएगा कि क्या होता है। अच्छा, मैमोग्राफी जो है ये जिस तरह हम आम एक्सरेज करवाने जाते हैं, ये भी आप समझें एक एक्सरे की मशीन है। जिस तरह बाकी एक्सरेज की मशीन होती है उसमें पेशेंट को मशीन के सामने खड़ा किया जाता है और उसके उस हिस्से का एक्सरे ले लिया जाता है। इसी तरह मैमोग्राफी में भी हम ब्रेस्ट का एक्सरे करते हैं, तो ब्रेस्ट क्योंकि जो है वो टिश्यू थोड़ा सॉफ्ट होता है तो इसे मशीन में रख के थोड़ा सा कॉम्प्रेस किया जाता है। सही, थोड़ा सा कॉम्प्रेस इसलिए कर देते हैं ताकि वो मूवमेंट ना हो उसकी। ठीक,
मूवमेंट नहीं होती, मूवमेंट को रिस्ट्रिक्ट करने के लिए थोड़ी सी कंप्रेशन करते हैं, लेकिन करते हैं एक्सरे ही है। एक्सरे कराने जाते हैं चेस्ट का तो 1 सेकंड के लिए हमें साइलेंट कर देते हैं, तो हिलना नहीं होता, हिलना नहीं होता। तो बस इसी तरह होता है कि आपने एक्सरे मशीन के अंदर आपने ब्रेस्ट को प्लेस किया और उसके एक एक्सरे ले लिए। 2 व्यूज में करते हैं, समझिए आप 2 एक्सरेज होंगे, एक आपके 2 डिफरेंट डायरेक्शंस में होते हैं, यानी एक ब्रेस्ट के 2 एक्सरे होंगे, 2 व्यूज होते हैं, ठीक है, जिसे हम अपनी मेडिकल के टर्मिनोलॉजी में क्रेनियोकॉर्डियल और मीडियोलैटरल कहते हैं। समझे साइड टू साइड होता है एंड अप एंड डाउन होता है। सही। तो इस तरह से मतलब मशीन जैसे MR और CT कराने जाते हैं तो बड़ा फोबिया होता है ना कि इसमें डाल दिया जाएगा, यूं कर दिया जाएगा, तो इस तरह के मैमोग्राफी में तो मेरे ख्याल से कोई मसाइल नहीं। मैमोग्राफी में ऐसा कुछ नहीं होता, क्योंकि ऐसी तो कोई मशीन है नहीं कि जिसमें लिटा दिया जाए और पेशेंट को मशीन के अंदर डाल दिया जाए। ये तो खड़े होकर ही होता है, जिस तरह एक नॉर्मल चेस्ट एक्सरे होता है, खड़े होकर स्टैंडिंग पोजीशन में हम खड़े होकर ही इसे कर लेते हैं। अब मैमोग्राफी के बाद अल्ट्रासाउंड कराना क्या कंपलसरी है, या सिर्फ मैमोग्राफी में अगर डिटेक्ट हो जाता है तो फिर हमें अल्ट्रासाउंड कराने की ज़रूरत है? नहीं, हर कंडीशन में अल्ट्रासाउंड की ज़रूरत नहीं है। जैसा कि मैंने आपसे पहले भी कहा, अगर कोई औरत है उसका जो है ब्रेस्ट का टिश्यू जो है थोड़ा सा मतलब उसमें चर्बी की तादाद कम है और ग्लैंड की तादाद ज़्यादा है, तो उस कंडीशन में हम सिर्फ इसीलिए करते हैं कि हम कोई चीज़ अंदर से मिस ना कर रहे हो, कोई अर्ली कैंसर हम उसे मिस ना कर रहे हो, सिर्फ उन कंडीशन के अंदर ज़रूरी है। लेकिन अगर कोई ऐसी पेशेंट है जिसका हमें बहुत क्लियर है कि इसके अंदर कैंसर भी नहीं है और हम उसे मिस भी नहीं कर रहे हैं, तो उस कंडीशन में हम नहीं करते हैं। और आई थिंक 50% केसेस के अंदर ज़रूरत नहीं पड़ती है, लेकिन 50% केसेस में ज़रूरत पड़ जाती है, क्योंकि अक्सर लोगों को इस बात में प्रॉब्लम होती है कि मैमोग्राम करवा लिया हमने, अब हमारा अल्ट्रासाउंड क्यों करवा रहे हैं, स्क्रीनिंग तो हमारी हो गई है। एक्चुअली वो कंप्लीट स्क्रीनिंग नहीं होती है अगर उनका टिश्यू डेंस है। सही है, यानी कि कुछ केसेस में सिर्फ मैमोग्राफी काफ़ी है और कुछ केसेस में हमें दोनों चीज़ें करनी पड़ती हैं ताकि हम कुछ मिस ना कर सकें। और मैमोग्राफी में जैसे हमने देखा कि ब्रेस्ट कैंसर सबसे पहले बगल में चला जाता है लिम्फ नोड्स के अंदर, तो मैमोग्राफी में क्या वो बगल का हिस्सा भी शामिल हो जाता है जिसके अंदर कैंसर के जाने के चांसेस हैं? बिल्कुल शामिल हो जाता है, क्योंकि मैमोग्राफी के हम 2 व्यूज़ लेते हैं, मतलब 2 डायरेक्शंस में उसको करते हैं, तो एक हमारा बगल का आ जाता है, यानी वो भी मिस होने के चांसेस नहीं होते हैं। यानी एक मुकम्मल तौर पर जो है वो तशखीस हो जाती है कि मैमोग्राफी के अंदर चलें। बायोप्सी का एक टर्म है जो यूज़ होता है और जिसके लिए लोग जो है बड़े खौफ ज़दा हो जाते हैं कि बायोप्सी करानी पड़ेगी, तो उसका क्या रोल है? अच्छा, बायोप्सी ये होती है कि जिस जगह पे भी हमें लग रहा है ना कि ये जो चीज़ है ये कैंसर हो सकती है, क्योंकि देखिए मैमोग्राम या अल्ट्रासाउंड भी कर रहे होते हैं तो हम सिर्फ ये बताते हैं कि ये चीज़ कैंसर हो सकती है। हम डेफिनेटली नहीं कह सकते कि ये कैंसर है, हमें ये बताना होता है कि कैंसर हो सकता है। उसकी जो प्रॉपर मतलब उसकी जो सही तशखीस है वो तो बायोप्सी ही करेगी, और बायोप्सी में इस तरह करते हैं कि जिस एरिया को हमने दे दिया कि कैंसर हो सकता है उसमें से एक छोटा सा टिश्यू निकाल लेते हैं, उसका एक छोटा सा पीस निकाल लेते हैं, हिस्सा निकाल लेते हैं और उसको लेबॉर्ट्री में भेज देते हैं। सही, ठीक है। अब बायोप्सी करवाना तो बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि उसके बगैर तो आगे ट्रीटमेंट ही नहीं हो सकता, क्योंकि ब्रेस्ट कैंसर एक किस्म का नहीं होता। सही, बहुत सारी किस्में, इसकी 3-4 किस्म का होता है। एक तो बायोप्सी में ये बताती है किस किस्म का कैंसर है, क्योंकि अलग अलग किस्म के कैंसर के अंदर अलग अलग किस्म की कीमोथेरेपी दी जाती है। अच्छा। अलग अलग किस्म की दवाएं यूज होती हैं। सही। एक तो सबसे पहले हमने बायोप्सी के जरिए कंफर्म करना है कि कैंसर है। नंबर 2 हमें ये बताना है कि किस किस्म का कैंसर है, कौन सी किस्म है कैंसर की। तीसरी चीज़ ये होती है उसका ग्रेड भी होता है, फिर पहले ग्रेड पर है, एक तो स्टेजिंग होती है, फिर ग्रेडिंग, ये सब चीज़ें बायोप्सी हमें बताती है। आगे पूरी की पूरी ट्रीटमेंट जो है, जितना भी पेशेंट का इलाज है वो इसी के ऊपर होना होता है कि कौन से किस्म का कैंसर है, कौन सा उसका ग्रेड है, वो किस हिस्से में है ब्रेस्ट के, मतलब ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट। यानी कि बायोप्सी पे डिपेंड करती है पूरी ट्रीटमेंट आगे बायोप्सी पे डिपेंड। तो बायोप्सी करवाना तो बहुत ही ज़रूरी है, आप सिर्फ उसके ऊपर उसका इलाज नहीं। तो अब आप जिस तरह हमने मैमोग्राफी के भाम को ख़त्म किया, हम थोड़ा सा बायोप्सी का भी करें कि क्या आपको लगता है कि लोगों के जहन में जो बायोप्सी को लेके हैं कि ये कराएंगे तो इससे भी कैंसर फैल जाएगा, कहीं और चला जाएगा, बढ़ जाएगा, तो इस तरह के क्या आपके ख्याल में खदशात लोगों के हैं वो सही है? लोगों के जो खदशा, ये तो बहुत ही बड़ा मिथ है, मतलब बहुत ही बड़ा खदशा लोगों को होता है कि अभी यहाँ पे सुई डलेगी या लोहा लगेगा तो ये कैंसर फैल जाएगा, बर्स्ट हो जाएगा, पूरे ब्रेस्ट में भी फैल जाएगा, पूरे जिस्म में भी फैल जाएगा। ऐसा कुछ भी नहीं होता बायोप्सी से। बायोप्सी, ब्रेस्ट बायोप्सी मेरे ख्याल से पूरे जिस्म में जहाँ जहाँ भी बायोप्सी होती है सबसे सेफेस्ट एरिया है, क्योंकि इसके आसपास ना तो हमारी खून की कोई नालियाँ गुजर रही होती हैं, ना कोई ऐसा टिश्यू होता है कि हम उसे इंजर कर देंगे, सिर्फ ब्रेस्ट का अपना टिश्यू होता है। सबसे सेफेस्ट एरिया है फॉर द बायोप्सी, ब्रेस्ट बायोप्सी। और क्या बायोप्सी कोई तकलीफ दे अमल होता है? नहीं, बायोप्सी जिस तरह आप एक इंजेक्शन लगवाते हैं, आपको एक इंजेक्शन की तकलीफ होती है, उतनी ही तकलीफ होती है ब्रेस्ट बायोप्सी। अच्छा, पहले एक छोटे से इंजेक्शन से उसे सुन कर दिया जाता है
और फिर नीडल के जरिए पूरी बायोप्सी ले ली जाती है, ना इसमें कोई कट लगता है, ठीक है, ना इसका कोई खुदा ऑपरेशन होता है, यानी ना ये कोई स्टिचेस होते हैं, ये समझें एक सुई के जरिए ही हो जाता है। ऐसा लोग समझते हैं कि भाई हम ऑपरेशन कराने जा रहे हैं, तो ऐसा कुछ नहीं होता, कोई कट नहीं है, कोई स्टिच नहीं है, एक सुई जाएगी, छोटा सा टुकड़ा लेगी और वो आप फिर लेबॉर्ट्री के लिए हम टेस्ट करने के लिए भेज देते हैं। सही। और लेबॉर्ट्री वाले जो हैं फिर वो कितना टाइम लेते हैं रिपोर्टिंग में बायोप्सी की? आपके ख्याल से 7 से 10 दिन लग जाते हैं। इतना इंतज़ार करना होता है मरीज़ को और फिर उसके बाद जो है वो मरीज़ इलाज के। थैंक यू सो मच डॉक्टर सदाब। और इसके बाद मैं उम्मीद करती हूँ कि ये सब देखने के बाद और जानने के बाद हमारी ख़वातीन, लड़कियाँ और बच्चियाँ इससे ज़रूर फ़ायदा उठाएंगी, क्योंकि बरवक्त तशख़ीस ही हमें सिर्फ़ और सिर्फ इस ब्रेस्ट कैंसर से बचा सकती है, इसकी शरह अमवात को कम कर सकती है, इससे होने वाली तकलीफ़ से बचा सकती है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, अपने लिए और अपने प्यारों के लिए। खुश रहिए, तंदुरुस्त रहिए, तवाना रहिए। हमारे मकासद में पिंक पाकिस्तान का साथ दीजिए। आप हमसे रब्ता कर सकते हैं हमारी वेबसाइट pinkpakistan.org.pk पर। इसके अलावा आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं फेसबुक, व्हाट्सएप, लिंक्डइन और इंस्टाग्राम पर।